सर रेप क्या होता है ये तो हमने पढ़ा था और आईपीसी में वो किस तरीके से कवर है ये भी हमने समझा है, बट व्हाट इज दिस न्यू टर्मिनोलॉजी विच इज इन न्यूज? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल रेप। सर अगर हम डिजिटल रेप की बात कर रहे हैं तो इज इट समहाउ रिलेटेड टू डिजिटल डिवाइसेस? क्या ये पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है? ये क्या है एग्जैक्टली? प्लीज इस चीज के बारे में हमें डिटेल में बताइए। जब बच्चों ने हमसे ये सवाल पूछा तो ये है वो वीडियो जो आपके लिए लाया गया है। यहां पर आपको उद्देश्य हमारा ये है कि ये समझाया जाए कि डिजिटल रेप एज अ कॉन्सेप्ट होता क्या है, ताकि जब आप क्लैट या फिर अगर अदर लीगल एग्जाम्स में जब एक पैराग्राफ देखो इन रिलेशन टू द डिजिटल रेप तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि डिजिटल रेप होता क्या है। तो आइए देखते हैं डिजिटल रेप के बारे में। जैसा कि शब्द बता रहा है डिजिटल, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि सर ऑब्वियसली इट हैज समथिंग टू डू विद द डिजिटल वर्ल्ड। या तो ये मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इट हैज समथिंग टू डू विद डिजिटल वर्ल्ड। However, let me just tell you, it has nothing to do with your digital world. Yes, this is the myth buster कि आपको पता होना चाहिए even when we are talking about digital rape, it has nothing to do with any of your digital devices. So then what exactly it is? इस चीज को समझने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, रादर गूगल में जाके आपको अंग्रेजी का एक शब्द जिसको कहते हैं डिजिट, उसको आपको टाइप करना है। जैसे ही आप उसकी मीनिंग देखोगे तो यहां पर आपके लिए लगा भी रखी है कि डिजिट का मतलब हम जो समझते हैं वो तो न्यूमरल्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और मीनिंग होता है, एंड दैट मीनिंग इज वेयर वी टॉक अबाउट द फिंगर्स, वेयर वी टॉक अबाउट द थंब, यानी ऐसी चीजें जहां पर हम फिंगर, थंब, टोज इनकी बात कर रहे हैं उसको भी डिजिट कहा जाता है। तो अब आपके दिमाग में यह चीज क्लियरली आ गई होगी कि when we are talking about digital rape, we are basically talking about the penetration which is done other than the penis. That means we are talking about a situation जहां पे जो penetration हो रहा है वो या तो fingers से या thumb से या toes से हो रहा है। सवाल ये उठता है कि सर ये न्यूज में क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पे डिजिटल रेप को लेते हुए लोगों को कन्विक्ट किया गया है। तो आखिर ये डिजिटल रेप एग्जिस्टेंस में कैसे आया, क्या हमारे कानून इसको गवर्न करते हैं, उन सारी चीजों पर आज हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, समझते हैं सबसे पहले डिजिटल रेप होता क्या है। सो वी से दैट डिजिटल रेप हैज नथिंग टू डू विद द कंप्यूटर और फोन्स or any digital medium, rather the phrase stems out from the English word which is known as digit, and इसका मतलब क्या होता है? फिंगर, थंब और टो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या डिजिटल रेप हमारे हिंदुस्तान के जितने भी कानून हैं उसमें गवर्न्ड है। तो बात करते हैं उस समय की जब निर्भया रेप केस हुआ था, यानी 2012 की बात की जा रही है, जहां दिल्ली में एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरीके से रेप कमिट किया गया था इन अ मूविंग बस, एंड एट द सेम टाइम सबसे हीनियस क्राइम जिसमें रॉड इंसर्ट करी गई थी इन द प्राइवेट पार्ट, वो चीज हुई थी। हाउएवर आपको यह पता होना चाहिए दैट बिफोर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस डिजिटल रेप जैसी चीज के बारे में कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था और इंडिया में इस चीज से हम वाकिफ भी नहीं थे। However, there was one law which is known as the POCSO Act of the year 2012। ये जो पर्टिकुलर कानून है इसका सेक्शन नंबर 3 specifically talks about something which is known as insertion to an extent of any object और अ पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी यहां पर ये इंप्लाइड तरीके से हमको किस चीज के बारे में बता रहे हैं? अबाउट द इंसर्शन ऑफ अ फिंगर और इंसर्शन ऑफ अ थंब और इंसर्शन ऑफ अ टो। बट कहां पे इंसर्शन? वेयर विल इट ओनली अमाउंट टू रेप? अगर ये इंसर्शन हो रहा है इन द प्राइवेट पार्ट, क्या ये सिर्फ विजाइना की ही बात कर रहे हैं? आंसर इज नो। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो यहां पे बताई गई हैं। आइए देखते हैं आगे जल्दी से। They say that insertion of any extent of any object or a part of the body not being the penis. Specifically they are saying we are not talking about penis because that is something which is already covered in the other sections. ठीक है, into the vagina
or the urethra or the anus of a child or making the child to do so with him or any other person, and this is something which was already prevailing in this particular act. I hope things are clear till here. ठीक है, आगे आते हैं हम आगे और जल्दी से देखते हैं कि अभी हुआ क्या है। अभी अगर हम बात करें तो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिसेंटली कुछ कन्विक्शंस हुए हैं, और वो कन्विक्शन खास करके अभी जो नोएडा में एक केस हुआ था जहां पे एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस चीज के लिए कन्विक्ट किया गया है, तो वो क्या केस था या रादर उसको किस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत जो है वो कन्विक्ट किया गया है, वो यहां पर हम देख रहे हैं। तो दो सेक्शंस हैं स्पेसिफिकली जिनकी बात की जा रही है। पहला है सेक्शन नंबर 5M एंड सेक्शन नंबर 6। अभी हम समझते हैं पहले सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 अभी हमने समझा है। सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द सेक्सुअल असॉल्ट whereas the penetrative sexual assault, whereas section number 5 is talking about the aggregated penetrative sexual assault. What do we mean by aggravated sexual assault? अगर इसकी बात की जाए तो ये वो पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर जो बच्चा है वो बहुत छोटा है, मानसिक हालत ठीक नहीं है, या फिर जो ये एक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है बाय अ वेरी नियर बाय पर्सन, यानी उनके टीचर्स के द्वारा या फिर उनके रिलेटिव्स के द्वारा या फिर उनके जो कोई भी रिलेशन में नेबर्स हैं उनके द्वारा जब ये एक्टिविटी की जाती है तो उसको एक टर्म दिया गया है एग्रीवेटेड पेनिट्रल सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 5M स्पेसिफिकली क्या कह रहा है। Whoever commits penetrative sexual assault on a child below the years of 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है तो वो डिफाइंड है हमारे सेक्शन नंबर 5 क्लॉज M में। ठीक है, सवाल ये उठता है कि सर इसके लिए पनिशमेंट क्या है। When we talk about the punishment under the POCSO Act, कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 5 साल। एंड इसको हम चार्ज कर सकते हैं 376 आर्टिकल के अंतर्गत भी, जहां पर पनिशमेंट जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर 10 साल तक की सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। ठीक है, आई होप यू पीपल आर क्लियर विद दिस। अब बढ़ते हैं आगे कि सर डिजिटल रेप की जब बात की जा रही है, व्हाई इज इट कंसिडर्ड टू बी सच अ ग्रेट मेरिस, या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल असॉल्ट की, तो इसको इतना ज्यादा तूल क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके अलावा भी तो इतनी ज्यादा रेप की एक्टिविटीज हो रही हैं, हमको उन पे भी तो फोकस करना चाहिए। सर ये इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि बच्चों के साथ जो ये एक्टिविटीज घिनौनी हो रही हैं उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनके आसपास के लोग ही हैं, जिन पे वो बच्चे भरोसा करते हैं एज अ फैमिली, एज अ नेबर, एज अ वेल विशर, उनको वो कंसिडर करते हैं। बट अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली सर रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। तो ऐसे में बेचारे बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होगी? एंड जब एक बार बच्चे के साथ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है उसके जीवन भर वो बैक ऑफ द माइंड रहेगी एंड उससे उबर पाना इज समथिंग जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये इतना बड़ा इशू क्यों है? तो इसलिए इशू है क्यों सर, क्योंकि when we talk about digital rape, 70% of the time the person who offended the modesty of a woman or violated the dignity of a child are someone who knew them personally. This is something जो हमारे समाज की बहुत बड़ी व्यथा है कि ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं कर रहा है। 70% टाइम जो रेप की एक्टिविटीज हो रही हैं वो किसी पर्सनली नोन व्यक्ति के साथ हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि उस महिला का कोई एक फ्रेंड हो या उस फ्रेंड का कोई नोन हो और इस तरीके से रिलेशन बनने के बाद इस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये आपको दिखाता है कि मानसिक कितनी कमजोरी हमारे समाज में इस समय फैली हुई है। इसके आगे बताना चाहेंगे 29% ऑफ द टाइम the offender was someone whom the victim knew through their social circle. I repeat, 29% टाइम्स क्या हो रहा है? यहां तो वो 70% लोग हैं जो डायरेक्टली महिला को जानते हैं, और उसके अलावा जो बचे हुए 29% हैं ये वो लोग हैं जो किसी सोशल सर्कल के तहत उस महिला को जानते हैं एंड तब जाके ये रेप की एक्टिविटीज हो रही हैं। तो सर इसमें बुराई क्या है?
बुराई क्या है? ये तो सर मेनेस से समाज में फैला ही हुआ है। सर बुराई इस चीज की ये है कि हम ब्लेम देते हैं किसको? हम ब्लेम देते हैं कि समाज में कोई भी हमारी तरफ नजर उठा सकता है, जो हमको जानता नहीं है वो हमारे लिए बुरा सोच सकता है। बट सच्चाई ये है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी रक्षा करना चाहिए, जो आपके वेल विशर्स होते हैं, वही तो आपके साथ गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टडी कह रही है दैट देयर इज ओनली 1%, ओनली 1% ऑफ द पीपल, कितने? सिर्फ और सिर्फ 1%, जो कि ऐसे केसेस हैं जहां पर जो ऑफेंडर है वो अननोन पर्सन है। 99% of the times the offender is something who is closely known to you, or the offender is somebody who knows you through someone else. That is why we always say to the girls, to the females, be cautious of these different kind of minded people. मैं कुछ दूसरा वर्ड यूज करना चाह रहा था, but we shouldn't be, but this is the kind of atrocity which is happening in our society and it should completely be curbed. और ऐसे लोगों को हमें जो है समाज में उनको समझाना पड़ेगा डिटरेंट तरीके से. That is what I feel. However, coming back to the topic, ये है सर पूरा का पूरा सिनेरियो जुड़ा हुआ जो कि है डिजिटल रेप से. When we talk about digital rape, सबसे पहला इशू तो ये है that it is committed by near and dear ones, and the logic behind that, or rather the evidential support behind that, has been given over here. That why are we making this statement? Because it has been studied, and as per the study it has been seen that 99% of the people are known or the nearbys, and only 1% of the people are the ones जो कि unknown है. इसके बाद जो दूसरा इशू है वो ये है कि जो ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं. अनरिपोर्टेड क्यों रह जाते हैं? बिकॉज ऑफ सोशल एम्बैरेसमेंट. क्योंकि हमारा समाज आज भी ज्यादा बुरी नजरों से उनको नहीं देखता है जो कि ये रेप की एक्टिविटी कर रहे हैं, बल्कि उस महिला को या उस बच्ची को गलत नजरों से देखा जाता है जिसके साथ ये एक्टिविटी हो चुकी है. तो ये समाज में परिवर्तन हमको लाना होगा कि हम उस व्यक्ति को जो है जिसने क्राइम किया है उसको सजा दिलवाएं, उसको बुरी नजरों से देखा जाए, उसको समाज से निकाला जाए, ना कि इस पीड़ित महिला को जो है उसके लिए दोषी ठहराया जाए. ठीक है सर, आगे आते हैं. थर्ड पॉइंट इज very important, that it completely destroys the mental health of the person. Definitely when you are being touched in a very bad manner by the ones who you would have never ever thought of, आप emotionally broke हो जाते हो, आप mentally पूरी तरीके से shatter हो जाते हो. ये इससे जुड़ा हुआ तीसरा बहुत बड़ा menace है. जी आगे आते हैं. जैसे तैसे हम ये सारी चीजों से गुजरने के बाद जाते हैं हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास, तो हमने ये देखा है कि जो प्रैक्टिसेस इनके द्वारा की जाती हैं, इवन दोज आर डिमीनिंग. ये प्रैक्टिसेस भी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जहां पर उनके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है, उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते हैं वो आंसर देने को. एंड इस वजह से आपने अभी रिसेंटली ये भी देखा होगा कि 2 फिंगर टेस्ट नाम का टेस्ट होता था जिसके तहत रेप विक्टिम्स का टेस्ट किया जाता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने करने से कंप्लीटली मना कर दिया है कि ये जो है बहुत डिमीनिंग है. तो इवन गो एंड डेफिनेटली रीड अबाउट द टेस्ट एज वेल. ठीक है सर, अब आते हैं आगे. आपको यहां पे पता चल चुका है अब व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल रेप. आपको ये पता चल गया है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डिजिटल वर्ल्ड, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द पेनिट्रेशन यूजिंग फिंगर्स और थंब और अ टो. ठीक है, With this, I would like to end the session. आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने नियर वन से, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे हमें समाज में रहने वाले इस प्रकार के लोगों से कॉशियस रहना है, एंड फिर उनको भी डिजिटल रेप के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. I am Aditya Rai, signing off. Thank you.